ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही खबरें, रेफरेंसेस के साथ खबरें और जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, सही विश्लेषण और एनालिसिस मिले। जिस तरह से गाजा में हार के बाद, हार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल और अमेरिका हमास को खत्म नहीं कर सके। अब वो हथियार उनके छीनने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब राइफलों पे आ गए हैं। क्या कुछ है ये सब, ये नाकामियों के इशारे हैं, निशानियां हैं। इसके दरमियान ट्रंप से मिलने गए नेतन्याहू, ऐसा लगता है कि जो वादे वो लेना चाहते थे वो नहीं ले पाए। नए साल की पार्टी मना करके वहां से निकल लिए। ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा वादा किया है, लेकिन फिर भी इजराइल की पूरी कोशिश है कि ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू हो, जिसमें अमेरिका भरपूर उसका साथ दे। इस सिलसिले में हम आज बात कर रहे हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से, जो मुंबई में है और इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर एक बहुत ही भरपूर आर्टिकल लिखा है। उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा इस वीडियो के साथ। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ लग रहा है? मैं बार बार तेहरान भी बात कर रहा हूं, बेरूत भी बात कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। ये जो आपने आर्टिकल लिखा है, जिसमें आपने ये बहुत से सबूत दिए हैं कि किस तरह से इजराइल, नेतन्याहू अमेरिका को एक बार फिर जंग के मैदान में ला रहा है ईरान के खिलाफ, क्या कुछ है? आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी जी। तो सभी को आने वाला साल 2026 का ये हमारा पहला प्रोग्राम है, मेरा तो। और परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। आज भी गाजा में बहुत सफरिंग है, मगर जैसे अहमद कादमी साहब ने कहा कि इजराइल एक्चुअली स्ट्रेटेजिकल रूप में तो हार चुका है। मिलिट्री रूप पे भी एक फ्लीटिंग एक जीत अगर वो मानते हैं तो मान ले, मगर रियलिटी है कि इजराइल अंदर से वीक होते जा रहा है और खास करके अमेरिका में एक बहुत बड़ा माहौल उसके खिलाफ बनते जा रहा है। यहाँ तक ट्रंप ने कहा कि इजराइल को लोग अभी हेट करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक ट्रंप ने बोल चुका है कि पीपल आर हेटिंग इजराइल। ओके। और उसके साथ जो ट्रंप ने भी ये 2-3 बार बोली कि एक जमाना था कि अब इजराइल के खिलाफ कुछ भी बात बोलो तो आप संकट में आ जाते, इजराइल लॉबी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। आज खुल्लम खुल्ला लोग इजराइल लॉबी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि एक मूवमेंट चली थी अमेरिका में 1960s, 70s, 80s में। लोग बोल रहे थे कि ये इजराइल लॉबी हमारे देश को कैप्चर कर चुकी है, खास करके जॉन एफ कैनेडी के बाद वो कुछ कुछ आवाजें थी। मगर गाजा के नरसंहार के बाद ये पूरा बांध फूट चुका है अभी, क्योंकि जो पूरा हॉलोकॉस्ट गिल्ट लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड को पूरा गिल्ट ट्रैप में रखा था और उसके साथ एप्स्टीन फाइल के माध्यम से पूरा ब्लैकमेल जो टॉप लीडर्स को इन लोग ने किया है, मीडिया को पूरा कैप्चर किया है, उनके सुरक्षा यंत्रणा में पूरा ये जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, ये सब आज भी है। मगर अभी चीजें टूट रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी में डायरेक्ट चैलेंजेस आ रहे इजराइल को, इजराइल लॉबी को और उनके सपोर्टर्स को। और इसलिए इजराइल की ये कोशिश है कि ट्रम्प के होते होते जो उनका काम हो जाए ये वो लोग कर ले। तो मिरी एडेल्सन ने, मतलब वो जान रहे, इजराइल लॉबी जानती है कि अभी इजराइल के खिलाफ इतनी नफरत है, फिर भी वो लोग मार्क लेविन करके जो एक हार्डकोर जूइश हार्डलाइनर है, वो ट्रम्प के गले में हाथ डाल के बोलता है कि ये हमारा पहला जूइश प्रेसिडेंट है। ये 2017-18 में कहा था और अभी भी बोला है। और ट्रम्प वहां हंस रहा है, उनको पता नहीं क्या बोले वो, क्योंकि उनके हाथ में कठपुतली बन चुका है। और उसके साथ मेरी मेडल्सन ने वापस उसको $250 मिलियन का ऑफर किया है और उसने बोला कि और 4 साल ट्रम्प के होने चाहिए। अभी हमको पता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये ट्रम्प का आखिरी टर्म है। तो 4 more years फॉर ट्रम्प का क्या मतलब होता है कि क्या ऐसी कोई बड़ी वॉर हो जाए कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे ट्रम्प और 4 साल करे? वो लोग क्या चाहते हैं? ओके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की बात चल रही है कि ट्रम्प आने वाले सालों में जाने की बात ना करे और उसको इजराइल लॉबी कैसे मदद करे,
और मदद करने की बात यह है कि अगर कोई बड़ा 9/11 कुछ हो जाता है अमेरिका के अंदर और कोई बड़ी वॉर हो जाती है, तो ट्रम्प बोलेगा भाई मुझे देश को संभालने के लिए रहना पड़ेगा, मैं इमरजेंसी पावर्स कैप्चर कर लेता हूँ और आगे बढ़ेंगे। वो सब चीजें चर्चा में है, क्योंकि ये क्लियर है कि अभी इजराइल लॉबी अमेरिकन पीपल का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मीडिया खरीद लिया है, मगर जैसे हमारे देश में मीडिया खरीदने के बाद मोदी के हाथ में नैरेटिव नहीं है, कोई देखता ही नहीं उनको, इसलिए आजकल अर्नब गोस्वामी को लगा दिया है कुछ सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा, हम तो देखते ही नहीं है। अमेरिका में वही परिस्थिति है कि पूरा सोशल मीडिया पे टका कार्लसन, कैंडिस ओवेंस क्या बोल रहे हैं वही सब लोग देख रहे हैं आज। तो खैर परिस्थिति ऐसी है कि ये 5वां ट्रिप है नेतन्याहू का। नेतन्याहू कहीं जा नहीं रहा है, वो इंडिया भी आने वाला था दिसंबर में, मगर आई थिंक मोदी सरकार को समझा होगा कि हम लोग दुनिया में आइसोलेटेड ऑलरेडी है, और ट्रम्प मोदी नेतन्याहू आने के बाद हम लोग और भी संकट में आ जाएंगे। तो भाई बोले तुम वहीं रहो, जो चल रहा है वो चला करेंगे। तो ये 5वीं बार अभी नेतन्याहू गया है अमेरिका, और वो 2-3 बातें बोल रहा है। एक तो बोल रहा है कि भाई मेरे करप्शन चार्जेस से मेरे को मुक्ति दे दो, मुझे माफ कर दो। तो भाई जब तुम डिक्लेयर होंगे कोर्ट में, तुम्हारे खिलाफ करप्शन चार्जेस फाइनल हो जाएंगे कि तुम करप्ट हो, उसके बाद तुम माफी मांगने के लिए देन यू कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अभी से तुम बोल रहे हो मुझे माफ करो माफ करो, मतलब तुम ये बोल दो कि मैं गिल्टी हूं, तुम तो वो भी नहीं बोल रहे हो। एक तो वो लगातार कर रहा है, मगर उससे जो खतरनाक बात है कि अमेरिका को कैसे तैयार किया जाए ईरान के हमले को लेकर, क्योंकि सिर्फ एक अभी इजराइल ने अटैक किया और अमेरिका ने आकर एक ऊपर ऊपर से कुछ करके गया, वो अभी नेतन्याहू वो नहीं चाहता। वो समझ गया कि वो अकेले तो ईरान के खिलाफ लड़ नहीं सकता, वो 12 दिन में उसके हाल खराब हो गए थे, और वो 12 के 15-20 दिन हो जाते तो पता नहीं ईरान इजराइल का क्या हाल हो जाता। कभी नेतन्याहू एक तैयारी के साथ जा रहा है कि अमेरिका को कैसे उतारा जाए, और ये क्लियर कट था। मैं तो आपको पहले से ही बोला था कि वो आतंकवादी हमले फॉल्स फ्लैग्स करवाएगा। हम लोगों ने वॉशिंगटन में भी एक देख लिया, उसके बाद बोंडा बीच ऑस्ट्रेलिया में भी ये अटैक देख लिया, और नेतन्याहू ने वार्न किया था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस को कि जो तुम लोग ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है, अभी तुम लोग को इसका हिसाब देना पड़ेगा, विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया में अटैक हो चुका है, ओके। अभी पॉइंट है कि ब्रिटेन में तो एकदम हार्डकोर तरीके से लेबर पार्टी की सरकार इजराइल को सपोर्ट कर रही है। पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप को आतंकवादी करार कर दिया है। वो ग्रेटा थर्नबर्ग भी उसके सपोर्ट में आके बैठी थी, उसको भी पता नहीं कितने महीनों की जेल अभी होने वाली है। तो लेबर पार्टी की तो भयंकर पोजीशन है वहां, जिस प्रकार से दमन ये सरकार की स्टीमर की कर रही है। फ्रांस और कनाडा का देखना है क्या होता है। मगर मेन है मुद्दा अमेरिका का। अमेरिका में मेरा मानना है कि नेतन्याहू कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग अटैक करवाएगा, जैसे 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला, पेंटागन वाला अटैक था, उसकी तैयारी के लिए वो लगा है, ओके। और नेतन्याहू को अभी जो एक फायदा है कि जो जॉन रैडक्लिफ जो सीआईए का डायरेक्टर है, वो इजरायली अपॉइंटी है। मैक्स ब्लूमेंथॉल ने, बताऊंगा आपको मेरे आर्टिकल में, मैक्स ब्लूमेंथॉल में इसने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं। तो एक केडीयू करके एक सेंट्रल डिफेंस कमांड के है, वो भी उनके प्रो इजराइल है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस सीआईए वो भी उनका है। तो ये सेट करने के लिए अपने मोहरे तो अपनी जगह पे, ट्रम्प भी उन्हीं का है, ओके। तो पॉइंट इज के फ्लोरिडा में जाके 29 दिसंबर को नेतन्याहू का बयान आता है। बयान ये आता है, ईरान could soon be capable of targeting US cities with nuclear weapons. ओके, इसमें दो बातें करने की कोशिश करें कि अभी ट्रम्प बोल रहा है कि खाली ईरान का न्यूक्लियर डील का मुद्दा नहीं है, एनरिचमेंट तो आपका अधिकार है ही नहीं, इसलिए ईरान का पूरा अधिकार है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। अगर तुम्हारा मिसाइल प्रोग्राम भी नियता करो, तुम्हारे पास कोई मिसाइल प्रोग्राम का अधिकार नहीं है, ओके। तो ये बोल रहा है कि ईरान हमला करेगा अमेरिका पे अपने मिसाइल्स को लेकर और न्यूक्लियर उसकी जो ताकत है। सीएनए ने अभी एक वीडियो निकाला है कि लगातार ये 96 से नेतन्याहू बोल रहा है कि 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद ईरान के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब आने वाली है। 96 से चिल्ला रहा है, ये जोक बन चुका है दुनिया में, ओके। कुछ लोग तो बोले 3000 साल से बोल रहे हैं कि ईरान के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब आने वाला है, ओके। मगर ये फ्लोरिडा में जाके उस बयान किया है, मतलब अमेरिका में डर फैलाने के लिए
तुरंत लोग आ जाते हैं उसके खिलाफ। आजकल तो कुछ बचा नहीं। जैसे बोंडा बीच में अटैक हुआ तो लोग सीधा बोले मोसाद ने किया है, और इसने बोला है कि भाई ईरान ने किया है, नेतन्याहू ने, और ईरान ने क्लियर कर बोला भाई ये मोसाद का ऑपरेशन है। तो लोग अभी समझ चुके हैं, ये पूरी गेम समझ चुके हैं। दूसरा मैंने क्या किया कि जो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स है, सीआईए के फॉर्मर सीआईए, यूएस मिलिट्री जर्नलिस्ट, वो लोग क्या बोले, तो मैंने एक पूरा कंपाइलेशन किया है जिसमें जनरल डगलस मैकग्रेगर, जो ये पूरे जो अमेरिकन वॉर पॉलिसी बोलते बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, रिटायर्ड है। रे मैकगवर्न, जॉन किरियाको, फिलिप जेराल्डी, ये सब फॉर्मर सीआईए है। फिर प्रोफेसर मेरशामा का तो हमको पता है, उससे पहली किताब लिखी थी इजराइल लॉबी पे। जॉर्ज गैलवेज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन के, बहुत बड़े चैनल चलाते हो। प्रोफेसर जेफरी सैक्स जो है बहुत बड़े विद्वान है। टकर कार्लसन, कैडेंस ओवेंस, आज जो पूरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लॉबी में जो ब्रेक है इजराइल के खिलाफ, उन्होंने भी इसकी बात की है। मैक्स ब्लूमेंथॉल अमेरिकन जूश पत्रकार है। एना कास्पेरियन लेफ्ट विंगर है, और अन्या पाराबल मैक्स की बीवी है, वो भी लेफ्टिस्ट है। और इजराइल की जो गिडियन लेवी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुड ओलमर्ट, वो लोग ने भी वार्निंग दी है। तो पॉइंट इस के अभी जो परिस्थिति है नेतन्याहू के लिए, वो बहुत ही पेचीदा परिस्थिति पे फंस चुका है। उसने पूरा मेस तो करके रख दिया है। ओके, गाजा में अभी भी अच्छा, थोड़ा सा जब आप थोड़ा सा आगे जब कुछ बताएं, उससे पहले जरा मैं ये समझना चाहूंगा। देखिए, जो 12 दिन की जो जंग थी जो इजराइल ने शुरू की ईरान के खिलाफ, पहले दिन तो उन्हें बहरहाल कामयाबी मिली। काफी लोग मारे गए, फौज के बड़े लोग मारे गए, साइंसदान मारे गए, आम लोग भी मारे गए, 1000 के करीब। लेकिन बाद में जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो आखिर जो रुकी है जो जंग, वो इस शर्त पर रुकी है कि आखिरी हमला ईरान करेगा और इजराइल और अमेरिका को जवाब देने की का हक नहीं है। इस हद तक जलील होने के बाद भी ये किस तरह से ट्रंप को फिर से तैयार करेंगे कि तुम आओ जरा पिट लो इनसे, क्योंकि अभी कतर में जो हुआ था वो तो आपको उन्हें याद रहना चाहिए। कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो ट्रिगर करेगा वॉशिंगटन में और कन्विंस करेगा वॉशिंगटन को कि ईरान के खिलाफ जंग में उसे आना चाहिए, जबकि उनके खुद एक्सपर्ट उसे मना कर रहे हैं? कौन सी ऐसी उम्मीद है, किस तरह से उन्हें प्रैक्टिकल लग रहा है नेतन्याहू को कि मैं सब करा ले जाऊंगा, जबकि इलेक्शन भी सर पर खड़ा है? जी, इलेक्शन दो किस्म के हैं। एक तो खुद फरवरी में इजराइल में इलेक्शन होने थे, उसने आई थिंक सितंबर में आके ढकेला है, और नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो गए अमेरिका में। ये दोनों बहुत क्रूशियल, सितंबर अक्टूबर नवंबर का बहुत क्रूशियल पीरियड होगा। ये क्लियर कट है कि ट्रम्प को ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल की जो पूरी फाइल बाहर आ रही है, उसको रिडैक्ट किया जा रहा है, पूरे के पूरे काले पन्ने बाहर निकल रहे हैं। तो मगर लोग समझ रहे चीजों को, और लोग अपनी तरीके से ढूंढ रहे चीजें, और लीक भी हो रही है अलग अलग जगह से। मगर ये क्लियर कट है कि ट्रम्प नंबर 1 गुनहगार है एप्स्टीन फाइल में। जो 14 साल की लड़की का बलात्कार, मारिया फाउलर का तो फार्मर का तो क्लियर कट है, वो बोली ऑन रिकॉर्ड बोली है। ये सब प्रूफ इजराइल के मोसाद के पास है, क्योंकि पूरा एप्स्टीन रैकेट, ये जो पूरा पीडोफाइल रैकेट, जहां वो 13-14 साल की बच्चियों को मॉडलिंग के बहाने बुलाता था, फिर उनको मसाज पार्लर में लगाता था, फिर जो बड़े क्लाइंट थे, ये बड़े पावरफुल लोग थे, उनको रूम में सप्लाई करता था, बलात्कार क्या क्या नहीं हुआ, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ये सब ऑडियो वीडियो टेप्स एप्स्टीन के पास है। और एप्स्टीन ने भी ट्रम्प के बारे में जो बोला कि एकदम बेहुदा गंदा आदमी है, ये सब एप्स्टीन ने खुद बोला है। ओके, तो ट्रम्प तो आजकल ये है कि जो ट्रम्प रोज सामने कुछ ना कुछ जाके बकता था, आज ट्रम्प मीडिया के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। एप्स्टीन के एक सवाल आता है तो वो रूम छोड़ के भाग जाता है। वो पूरा का पूरा फंस चुका है। ओके, इसी को लेकर पैसा का ब्राइब, जैसे $250 मिलियन, एक तो ट्रम्प का वो बड़ा मसला है, और दूसरा खास करके एप्स्टीन पैसा तो उसको सऊदी कतर इससे 10 गुना ज्यादा देगा। मगर ये लोग ने एप्स्टीन के माध्यम से ट्रम्प को पूरा इंट्रैप कर दिया है। दूसरी जगह पे है कि इजराइल इतनी बुरी तरीके से भी फंसा अमेरिका में कि वो एक एक ट्वीट के लिए 6-6, 7-7 लाख रुपया दे रहा है वो इन्फ्लुएंसर, मगर परिस्थिति बदल नहीं रही है। पूरा का पूरा अमेरिका में केंद्र, पॉलिटिकल सेंटर का सवाल ही इजराइल हो चुका है।
डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, दोनों में ही पूरी पॉलिटिक्स अभी इजराइल केंद्रित हो चुकी है, कभी रहा नहीं। पहला केंद्र यह था कि इजराइल को कौन सपोर्ट करेगा, तुम या मैं, मगर करेंगे तो करेंगे। मगर अभी एपैक का पैसा नहीं लेना है, एपैक बहुत बुरी बात है, इजरायली लॉबी का पैसा कौन ले रहा है, उसको हरा दो, अभी ये पूरी बात चल रही है। तो गाजा के बाद ना बहुत बड़ा, गाजा के शहादत, इन्होंने जो मार्टरडम और जो सैक्रिफाइसेस की है, वो नैरेटिव पूरा बदल चुका है। और वो जो 300 पत्रकार मारे, 300 से ज्यादा पत्रकार, इन्होंने जो पूरी गाजा से बैठकर मोबाइल से रिपोर्ट निकाल निकाल के जो पूरा नैरेटिव दुनिया में बदला है, उसमें बीबीसी फेल, सीएनएन फेल, न्यूयॉर्क टाइम्स फेल, दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। ये जो गाजा के पत्रकारों ने और गाजा के लोगों ने किया है, पूरा दुनिया का नैरेटिव बदल दिया। ये नैरेटिव अभी जो बदला है, अभी नेतन्याहू बहुत ही घबरा गया है। ओके, क्योंकि हिजबुल्लाह आज भी खड़ा है, वो कुछ भी बोल दो लोग कि वो वीक हुआ है और पिट गया है वगैरह वगैरह, हिजबुल्लाह अपना टाइम देख रहा है, क्योंकि ये टाइम आने वाला है, शायद यही साल हो। ओके, हूती पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। हूती को तो ट्रंप ने भी अटैक करने की कोशिश की, एक पर वो भाग गया, किसी की हिम्मत नहीं अंसारों को हाथ लगाने की। आज ये जो सऊदी और यूएई अंसारों के खिलाफ थे, आपस में लड़ रहे। ओके, अच्छा तो ये अच्छा, जो पूरी आप अमेरिका की सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी हद तक गहराई से आप जानते हैं। अब से पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट्स रहे, उनके बारे में एक असेसमेंट है कि पहला जो उनका प्रेसिडेंशियल दौर होता है, उसमें वो पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। दूसरे दौर के सेकेंड हाफ में फिलिस्तीनियों के हक में बोलने लगते हैं ताकि उनकी इमेज बेहतर हो जाए, और उसी दौर में उनको सेक्स रैकेट में फंसाया जाता है, जैसे कि बिल क्लिंटन, मोनिका लेविंस्की वाली कहानी हमें याद है 90s की। तो अभी तो पहला ही एक ही साल गुजरा है इस दूसरे दौर में, और एक जंग में वो ऑलरेडी उलझा चुके ईरान के खिलाफ। अब अभी तो 3 साल बाकी हैं। ट्रंप से क्या क्या खिदमत लेनी बाकी है, क्या पूरे अमेरिका को झोंक देंगे? इजराइल का वजूद खतरे में है, ये बात ट्रंप ने पिछले दिनों कह दी, 3-4 दिन पहले, कि अगर नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ना होते, दूसरी तरीके से कही उसने, अगर नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ना होते तो इजराइल का वजूद खत्म हो चुका होता, ये बात उन्होंने कही है। तो वजूद के खात्मे का यकीन तो ट्रंप को भी है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप से और क्या क्या सर्विस ली जाएगी, क्या क्या काम कराया जाएगा, पूरे अमेरिका को जंग में झोंक दिया जाएगा क्या? कोशिश यही है। मैं भी कुछ कोटेशन दे रहा हूं। टकर कार्लसन, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थिंकर है अमेरिका में, द पीपल पुशिंग फॉर वॉर विथ ईरान डोंट केयर हाउ मेनी अमेरिकन्स डाई, दे बीन रॉन्ग अबाउट एवरी वॉर एंड दे वांट अनदर वन। टकर बोल रहा है कि जो हमको ढकेला जा रहा है अमेरिका के लोग को ईरान के खिलाफ, उनको पड़ी नहीं है कि कितने अमेरिकी लोग मरे, और हम लोग ने पहले भी जो जंगे में गए, अफगानिस्तान, इराक, सब झूठ के बुनियाद पे थे, और अभी उनको और एक चाहिए। ये टक्कर बोल रहा है। कैडेंस ओवेंस ये बोल रही है कि अमेरिका इजराइल की मिलिट्री नहीं है, हमारे बेटे और बेटियां, दे आर नॉट मेंट फॉर फॉरेन वॉर्स, कि उनको झोंक दिया जाए। ओके, दूसरा है कि एना कैस्पेरिन, जो लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर है, देयर इज नो एपेटाइट अमंग द अमेरिकन पीपल फॉर अनदर एंडलेस वॉर सोल्ड ऑन फियर एंड लाइज। हमारे लोगों में अभी एपेटाइट नहीं है कि हम लोग और एक लड़ाई लड़े और एक एंडलेस वॉर में जाए, जो झूठ और बुनियाद के ऊपर हमको जंग में झकेला जाएगा। जो मैं बता रहा था आपको मैक्स ब्लूमेंथॉल के बारे में, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखी थी जून 2025 में। उसने कहा था कि जो सीआईए के डायरेक्टर है जॉन रैटक्लिफ, वो मोसाड के स्टेनोग्राफर है। जो मोसाड बोलेगा वो रिपोर्ट बनाएंगे और ट्रंप को दे देंगे। और उसके साथ जो यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरेला है, वो भी उसी किस्म के है कि पूरा जो इंटेल है वो कुक किया जाएगा, और वही इंटेल की फाइल्स ट्रंप के सामने रखी जाएगी कि भाई देखो, ईरान ने ये आतंकवादी हमला किया, ईरान के पास इतने मिसाइल है जो हमके लिए खतरा है, या ईरान के पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब 1 हफ्ते के बाद आने वाले, जैसे वो लोग इराक के टाइम पे चले आया था। तो ये जो दो सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरेला, ये दोनों के दोनों इजराइल के ही एजेंट है, आज अमेरिका के टॉप पावर सेंटर में बैठे। स्टेनोग्राफर बोल रहा है सीआईए के डायरेक्टर, आप सोचो मैक्स क्या बोल रहा है। सो द पॉइंट इज के
माइकल डगलस मैकग्रेगर, जिसने इस दौरान बहुत कुछ बोला है, ओके, और उसने कहा है कि वॉर विद ईरान, आप उसको इराक के साथ कंपेयर भी नहीं कर, इराक बहुत छोटी चीज थी, ईरान के साथ जाएंगे तो ये पूरे अमेरिका के लिए और पूरे रीजन के लिए कैटास्ट्रॉफ होगा, ओके। दूसरा जो जो रे मैकगवर्न है, फॉर्मर सीआईए एनालिस्ट, उसने कहा कि हम लोग ये पिक्चर पहले देख चुके हैं, ट्रेड इन्फ्लेशन बहुत बड़ा खतरा है, फिर इंटेलिजेंस का मैनिपुलेशन, WMD इसके कमरे में है, फिर मीडिया वही लाइन लेती है और बाद में ये डिजास्टर में जाता है, हम लोग ने जो देखा है, क्योंकि अमेरिका 9/11 के बाद $8 ट्रिलियन ये इजरायली जंगों में ही जा चुके हैं, $8 ट्रिलियन। जॉन किरियाको जो है फॉर्मर सीआईए ऑफिसर, द इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैज रिपीटेडली लाइड टू जस्टिफाई वॉर्स। ये पूरा जो सीआईए FBI है, ये लोगों ने लगातार झूठ बोला है ये जंग को बनाने में और उसको जस्टिफाई करने में, ओके। तो उन पे कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। फिलिप जेराल्डी, फॉर्मर सीआईए, Israel has a long history of pushing the United States into wars that serve Israeli interests or American ones। भाई लंबा इतिहास है जहाँ इजराइल हमको झोंक देती है जंगों में, और वो इजरायली इंटरेस्ट के लिए होते हैं, हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते। तो ये जो था कि इजराइल और अमेरिका एक है, इजराइल और अमेरिका की सिक्योरिटी एक है, हमारा सिविलाइजेशन एक है, ये क्लियर कर बोला जा रहा है कि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन बच्चों को मारने की इजाजत नहीं देती। टकर कार्लसन बोल रहा है, क्योंकि कार्लसन लगातार गाजा और उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये लोग की बात उत्तर नहीं है। खाली बोलेंगे तुम एंटी सेमाइट हो, अरे भाई तुम जेनोसाइड की बात करोगे, क्योंकि ये दो चीज का एंटी सेमाइट ऑफ द ईयर अवार्ड टकर कार्लसन को मिला है और उससे वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है। एहूद ओलमर्ट ने क्या बोला है, जो एक्चुअली एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, A war with Iran would be reckless and could destroy Israel's future। इजराइल का फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा अगर ईरान के साथ हम लोग जंग में गए। शिनबेट, मोसैड, IDF सबके तरफ से लगातार ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल आ रहे हैं कि भाई इसमें मत पड़ो, ये वॉर में मत पड़ो, ओके। और गिडियन लीवाई, जो सबसे रिस्पेक्टेड इजरायली पत्रकार है, उसने कहा कि इजराइल इज एडिक्टेड टू वॉर, ये हम लोग एकदम नशेले हो गए, ओके, हमको वॉर, ये देश को मारो, वो कंट्री को मारो। इजराइल इज एडिक्टेड टू वॉर, नेतन्याहू सर्वाइव्स ऑन फियर, ब्लडशेड एंड परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट। नेतन्याहू सत्ता में बैठा है तो वॉर के कारण, नहीं तो वो वॉर नहीं होती तो अभी तक कोर्ट का जजमेंट आ जाता, वो जेल में होता। ये पूरी 7 अक्टूबर को एंट्रैप करना, ये सब करना, ये सब 7 अक्टूबर ने बार बार प्रोग्राम भी किया है। आज हमास 7 अक्टूबर की इंटरनेशनल की इंक्वायरी मांग रही है और नेतन्याहू की औकात नहीं को नेशनल इंक्वायरी करे। जी जी जी, ये देखिए यहां तक जो आपने 2-3 बातें की वो बहुत ही अहम है। एक तो ये कि खुद अमेरिका के खुफिया महकमों के रहने वाले लोग, फौज के महकमे के रहने वाले लोग, जर्नलिस्ट, उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है कि अगर ये जंग हुई ईरान के खिलाफ, हम उसमें शामिल हुए तो ये बहुत ही खतरनाक होगी, तबाही वाली होगी। और खुद इजरायली खुफिया एजेंसियां भी ये बात कह रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना वो अमेरिका के खुफिया को मानता है, ना इजराइल के मानता है, और एक अपने टाइपिस्ट से, यानी जो CIA का डायरेक्टर है, उससे जो चाहता रिपोर्ट करा देता है। मैंने एक बार अमेरिका में किसी से मैं बात कर रहा था, या कनाडा में, उन्होंने इस हद तक बताया, किसी की किताब का हवाला दिया, CIA के किसी फॉर्मर इंपॉर्टेंट ऑफिसर का। उसने ये लिखा कि हम CIA के दफ्तर में अपनी मीटिंगें नहीं करते, कहीं और जाकर के करते हैं, क्योंकि हमें खतरा रहता है कि यहां मोसाद का आदमी ना हो। तो इस हद तक मोसाद से वो डरे हुए हैं। और दूसरी बात, जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं इस पूरे इलाके में, एक बात ठीक है कि अमेरिका ये सोचता है कि ये हमारी मजबूती है, जब चाहेंगे ईरान को मार लेंगे, लेकिन ये कमजोरी भी तो है, ईरान जब चाहेगा इन पर हमले कर लेगा। इस बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट्स को, बहुत से मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स को लिखा है कि हमने 12 दिन की जंग में, ऐसा नहीं है कि हम हमले नहीं कर सकते थे अमेरिका के बाकी बेसिस पर, अभी हमने फैसला नहीं लिया है, यह धमकी वहां से आ चुकी है। अब क्या होगा, यानी अगर जंग छेड़ दी गई तो क्या क्या हो सकता है, वो क्या लगता है आपको? जंग छेड़ दी गई तो देखिए, सबसे बड़ी बाधा मैं बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बाधा है अमेरिकी की जनता, वो नहीं चाहते। तो ट्रम्प के लिए वो बहुत बड़ा, क्योंकि वो तो आया ही था कि मैं जंग नहीं चाहता,
मैं तो हम पीस के लिए आया हूँ, ओके। मगर जैसे एप्स्टीन फाइल की बात आगे बढ़ी तो वेनेजुएला की जंग की बात वो कर रहा है, और एप्स्टीन के बहाने से ये लोग ट्रम्प को मजबूर कर रहे हैं कि भाई ये ईरान के खिलाफ तो तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। जिसका मतलब है नंबर 1 कि अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला 9/11 जैसा, जैसे मोसाड और सीआईए ने 9 में किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, वैसे वो करेंगे। वो ट्रिगर पॉइंट है। एक बार वो ट्रिगर हुआ तो मीडिया लग जाएगी कि ईरान ने हमला किया है। अभी आप सोचो कि एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी इलाके में, एक छोटे टाउन में भी इजराइल ने रखवा के उड़ा दिया, जिसमें 4-5 लोग अगर मर गए, उसके बाद जो मीडिया आ जाएगी और वो बता दे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही ईरान ने किया है, ओके। और शाह के एजेंट तो है ईरानी, वो मिल भी जाएंगे, पासपोर्ट देंगे, ईरानी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, ये सब सेट करेंगे पैचीज, ओके। क्योंकि शाह तो लगा है, शाह तो अभी भी कोशिश ही कर रहा है कि वो सत्ता में आ जाए। एक बात इतना ही बोल दूं कि अभी जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर, वहां की सरकार ने वो प्रोटेस्ट को वेलकम किया है एज ए गुड डेमोक्रेसी, कि भाई लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे आए हैं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं और हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये पहले लोग सब ये सब प्रोपेगेंडा में ना फंसे, जो तुरंत CNN और फॉक्स और BBC वाले सब चालू कर देते हैं। एक ईरान के लोग में दम है कि वो इजराइल के सामने भी सड़क पे आते हैं, और जब उनको परेशानी होती है तो वो अपनी सरकार के खिलाफ ही सड़क पे आते हैं कि भाई हम लोग परेशान हैं, उसको ठीक करो। और ईरान सरकार ने एक बात और कही है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस, जो परेशानी या महंगाई है, ये खुद अमेरिका के और उनके साथियों के जरिए लगाई गई पाबंदी के नतीजे में है। हम लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, असल वजह तो वो अमेरिका ही है, असल वजह तो वो पाबंदियां हैं। नहीं, सैंक्शंस ही है, सैंक्शंस ही है, आपकी बात एकदम सही है। सैंक्शंस मतलब आज ईरान के पास इतना तेल वाला वेल्थ, वो सऊदी वाउदी, उनका दिमाग भी इनके पास ज्यादा है, बहुत आगे की ये एक कंट्री है, ओके। तो ईरान में इस वक्त, पिछले हफ्ते मेरी बात हुई थी तेहरान में, वहां की जिंदगी किस तरह की है। हिंदुस्तानी हिसाब से तकरीबन ₹1 लीटर पेट्रोल मिलता है, जो 60 लीटर हर महीने सब्सिडाइज्ड लोगों को मिलता है, और उससे ज्यादा कोई खर्च करता है तो तकरीबन इंडिया के ₹3 लीटर पेट्रोल मिलता है, जो महंगा रेट है उनका। यानी और उसके अलावा बिजली, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री की थी, तकरीबन वहां भी कोई एक ऐसी लिमिट है कि अगर नॉर्मल यूज करें तो बिजली का बिल नहीं आता है। खाने पीने की चीजें वहां पर हैं, जो रोटी मिलती है बाजार से, वो सब्सिडाइज रेट से आटा देती है सरकार, और लोगों को खाने पीने में कोई भूखा ना सोए उसकी पूरी कोशिश उनकी रहती है। लेकिन बहरहाल वहां के हिसाब से महंगाई है, और वो सरकार कह रही है कि हम रिजोल्व करेंगे। जी, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ जी, नहीं तो पॉइंट यही है कि ये है कि अगर ट्रंप को घसीटना है तो बड़ा एक आतंकवादी हमला, डर और नफरत का माहौल बने, पूरा सेटिंग होगा कि वो ईरानी कैसे इम्प्लीकेट हो जाए, और बाद में ये पूरी तैयारी के साथ इजराइल हमला करेगी, अमेरिका आ जाएगा, ये पूरी उनकी तैयारी है। ईरान जानता है, इसलिए ईरान ने जो अभी एयरफोर्स भी रशियन और चाइनीज जेट फाइटर भी ले लिए है, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पहले से ज्यादा एडवांस है, ज्यादा 11,000-12,000 किलोमीटर तक मिसाइल जाएंगे। जो ईरान के मिसाइल्स है वो तो चाइना और रशिया के पास, अमेरिका के पास भी नहीं है, बहुत एडवांस कर दिया, ओके। मगर भी जेट फाइटर भी आ गए, ताकि वो इजराइल के पास एक वो जो कार्ड है जिससे वो आके हमला करता है, वो भी खत्म हो जाए। यानी यहां तक जो आपने बात की, एक नतीजा जो मैं समझ पाया हूं वो ये कि आम हालात में अमेरिकी हुकूमत भी ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार नहीं होगी, चाहे वो कितने भी ट्रंप उसके लिए तैयार हो जाएं। और उसको तैयार करने के लिए इजराइल अमेरिका में कोई बड़ा आतंकी हमला करा सकता है, और उसके नतीजे में कहा जाएगा कि ये ईरान ने कराया, और उसके नतीजे में ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। लेकिन ईरान ने भी तैयारी बहुत ज्यादा की हुई है, ये खबरें बाकायदा आ रही हैं। इस बार ये कह रहे हैं कि जो 12वें दिन जिस तरह का जंग का लेवल था, हम उस दिन के लेवल से शुरू करेंगे, और हर दिन 2000 मिसाइल मार सकते हैं, ये बात ईरानी कह रहे हैं। और
इन मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल किसी के भी थार्ड और जो आयरन डोम वो कोई नहीं रोक सका। कुछ तो नहीं, कुछ वो नहीं, एक बड़ी तबाही की शुरुआत होगी। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ें जी। और उसके साथ आई थिंक इराक में अगर अमेरिका ने उस दौरान अटैक किया इसराइल के सपोर्ट में, तो इराक में भी बेसेस उड़ने वाले हैं। ये पूरे गल्फ रीजन में भी जो पिछली बार ईरान बोलेगा मेरे तुम्हारे सैनिकों को हटाओ मगर तुम्हारे बेसेस हो जाएंगे। ओके, तो और गल्फ रीजन के अरब रूलर्स भी डरे हुए हैं कि अगर ईरान पे हमला होता है तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे। तो वो सब तो प्रेशर है। तो इसराइल अपने अंतिम कार्ड के तरफ जा रहा है। ये मुझे तो 2020 में, जब से मैं 2028 की बात करने लगा तो मुझे दिख नहीं रहा था। 2023 के बाद तो परिस्थिति तेजी से उसी दिशा में जा रही है। यानी ये दिख ही नहीं रहा था 2028 कि की जो अमेरिका बात में, ये आप दिख कहते ही रहे नहीं हैं रहा था, जी। ये दिख ही नहीं रहा था कि अमेरिका में इजराइल इतना वीक हो जाएगा। ये दिख ही नहीं रहा था। ओके, ये अनबिलीवेबल टर्निंग अराउंड है। और अगर अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया तो इजराइल खत्म हो गया, उसके बाद कुछ है ही नहीं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही कम वक्त रह गया, हमें कम वक्त रह गया, लेकिन एक पहलू पर अभी और मैं समझता हूं आपसे बात कर ली जाए। अभी हाल ही में सऊदी अरब के फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल ने यह कहा है कि यूएई इस इलाके के अरब मुल्कों को कमजोर करने के इजरायली एजेंडे पर काम कर रहा है। यानी वो सऊदी अरब के खिलाफ भी काम कर रहा है, ये इल्जाम लगाया है उन्होंने यूएई पर। और यूएई से टकराव यमन में भी है, सूडान में भी है, सऊदी अरब का भी। अब कहां ये सारे हुकूमतें किधर किधर जाती नजर आ रही हैं? अरे तो इजराइल बोल ही रहा है ग्रेटर इजराइल का हमारा एजेंडा है। हम तो इजिप्ट का भी इलाका लेंगे, लेबनान, पूरा पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया, यूएई, सऊदी, इराक, ये सब बोल रहे कि भाई लेंगे। तुर्की का भी इलाका लेंगे। तो ये सब देशों को साथ में आना चाहिए। कर क्या रहे लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जरूरी है कि सऊदी, ईरान, तुर्की और इजिप्ट, ये जो चार बड़ी ताकतें हैं, ये साथ में आ जाए। अंसारुल्लाह तो है ही, हिजबुल्लाह तो है, मगर जो ये अरब मुल्क और ईरान का कॉम्बिनेशन और तुर्की, ये सब का कॉम्बिनेशन बन जाए और यूएई को ठिकाना लगाना पड़ेगा। यूएई बहुत ही डेंजरस मुल्क बन चुका है, क्योंकि इजराइल का जो पेनिट्रेशन है सदर्न यमन में यूएई के साथ पार्टनरशिप में, सोकोत्र आइलैंड, अभी सोमाली लैंड भी उनके हाथ में आ चुका है। जो सोमालिया रुका हुआ है, मैं नहीं मानता कि वो ज्यादा चलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि फिलिस्तीन के लोग को वो लोग वहां ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। मगर मेरा मानना है कि सोमालीलैंड का और एक एजेंडा है कि रेड सी का जो बड़ा बाबल मंदब स्ट्रेट, वो कंट्रोल करने की बात है और हूतियों को काउंटर करने की बात है। इसलिए इजराइल वहां पहुंचा। मगर सोमालीलैंड में भी मुझे लग रहा है कि वहां के भी मुसलमान उठकर ये लोगों को जल्द से जल्द भगा देंगे। ये चलने वाला नहीं है। ओके, वो सोमालिया और सोमालीलैंड का अपना एक प्रॉब्लम था, वो हो गया। मगर मुस्लिम जनता तो सोमालीलैंड की भी कोई इजराइल के साथ बैठने वाली है नहीं। तो ये जो परिस्थिति है कि अभी यूएई को एक आध अंसारुल्लाह का मिसाइल भी जरा दुबई चला जाता है ना, बुर्ज टावर बावर के बाजू में, क्योंकि आई थिंक इराक की मिलिशिया ने बोला कि अगर कुछ ज्यादा ही ये लोग ने किया तो भाई हम भी है, तो पूरी की पूरी दुबई की जो ताकत है फाइनेंशियल सेंटर, वो खत्म हो जाएगी। तो इनको जरा आई थिंक एक मैसेज स्ट्रॉन्ग देना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग विद इजराइल है और सभी अरब देशों को तुम टारगेट करो, ये चलने वाला नहीं। यूएई को रोकना भी बहुत जरूरी है। सूडान में भी उसका कुछ सऊदी अरब यूएई के खिलाफ नजर आ रहा है उसकी उन हरकतों की वजह से। और कई अरब मुल्कों के खिलाफ अगर यूएई साजिश करेगा तो जाहिर है वो खुद भी कहां बचेगा। मुझे याद है इस जंग से पहले एक रिपोर्ट आई थी, 2020 में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम हुए, लेकिन उससे एक साल पहले यूएई में अंडरग्राउंड इजरायली छावनी बनने का काम शुरू हो चुका था, जो कहने के लिए कि ईरान के खिलाफ वो तैयारी है। लेकिन क्या वो छावनी खुद यूएई के सिस्टम के खिलाफ भी काम आ सकती है? ये भी उन्हें सोचना चाहिए। और खुद अब सोमालीलैंड के रिकॉग्निशन के फौरन बाद सारे ओआईसी मुल्क जो है उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। अब उनको नजर आ रहा है कि अपना नतीजा क्या होगा। तो ऐसी हालत में दूसरे का घर जलाओगे तो अपने घर के जलने की तैयारी करें, ये बहुत ही अहम। आखिर में समराइज करते हुए आप आज के हालात को कैसे कहेंगे? 2026 बहुत ही निर्णायक साल होगा अमेरिका के लिए। इलेक्शंस का जो दौर आ रहा है, जिसमें अभी तक 2025 में जो भी इलेक्शन हुए उसमें ट्रंप की पार्टी हारती गई है। ओके, और आज और एक अच्छा दिन है, कल का दिन, जब जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में इनॉग्रेशन स्पीच दी है। तो न्यूयॉर्क भी निशाने पे होगा, आप समझ लीजिए।
क्योंकि वहां की जो क्योंकि नेतन्याहू बोला भाई मैं तो आऊंगा और जोरान ने बोला मैं तुमको अरेस्ट करूंगा। तो क्या न्यूयॉर्क में, और ये लगातार बोलते रहे कि एक मुस्लिम मेयर आ चुका है तो ये तो जिहादी है, और आइसिस अलकायदा का अटैक तो ये टावर पे होगा, तो जोरान, तो न्यूयॉर्क भी निशाने पे है और जोरान वो बात को जानता है। ओके, तो पॉइंट इज के अमेरिकन पॉलिटिक्स पे बहुत गहराई का नजर हम जैसे लोग को होगा। नेतन्याहू कहाँ जाता है, किससे बात करता है, वो लगातार हमको देखना होगा। और कुछ पत्रकार है जिनका मैंने जिक्र किया, आप ये प्लीज ये मेरा आर्टिकल पोस्ट कीजिए आपके इस पे, वो सबको फॉलो कीजिए, वो लोग क्या क्या, क्योंकि मैं कुछ पत्रकार अमेरिका में जो बहुत गहराई से चीजों को बाहर दे रहे हैं और हमको वो देखता, वो लगातार दुनिया को वार्न करे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मगर मेरा आज भी मानना है कि इजराइल गलती पे गलती करते जा रहा है, लोग को उसकी ताकत दिख रही है मगर मुझको उसकी वीकनेस दिख रही है, जिससे यूएई गलती कर रहा है। यूएई मुझे लगा था कि बहुत विद्वान और बहुत विजनरी लोग हैं, मगर कुछ विजन नहीं है भाई। वो भी अपना टाइम उनका भी खत्म आ रहा है, इजराइल का खत्म होगा, इनका भी वही हाल होना है। ओके, बिल्कुल सो द पॉइंट इज के 2026 में जो भी घटना घटेगी उससे इजराइल और वीक होने वाला है। और तब तक सोशल मीडिया पे लगातार पैलेस्टाइन, हिजबुल्ला, ये जो भी फोर्सेस है, अंसारुल्लाह, ईरान, ये सबको आप सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। और लड़ाई जो है वो नैरेटिव की है, ताकत तो सब टेस्ट हो चुकी, कितने नाकाम होकर के वापस लौटे हैं। और आपने बताया कि वेस्टर्न मीडिया की बात आप मानिएगा मत, खुद अपना दिमाग लगाइए। वो झूठ बोलते हैं, इजराइल पूरा का पूरा झूठ बोलता है, इसलिए उनकी कुछ वेस्टर्न राइटर्स की किताबें पढ़ना बढ़ना जो उन्होंने पढ़ा था, पूरा रीडिंग और अपनी खुद के दिमाग से अपना इतिहास समझिए। और यकीनी तौर पर वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न राइटर्स जो कोई नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं वो अपने एजेंडे पर चलते हैं। हमें अपनी आंखें, नाक, कान, हर चीज खुली रखनी चाहिए ताकि दुनिया को सही समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे नाजरीन को। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।